हाय स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय सेशन, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो आज का जो टॉपिक होगा वो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग के सब्जेक्ट का, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो प्रिंसिपल्स में हम अगर बात करें तो पहले मेंटल हेल्थ हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। जो अभी नए हैं चैनल पे वो जाके प्लेलिस्ट में पहले के वीडियोस देख लें, जिसमें हम मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो उससे आपको ये रहेगा कि मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल इलनेस क्या है। देन हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग की। तो जो सबसे पहला प्रिंसिपल आता है वो है पेशेंट इज एक्सेप्टेड एज ही इज, ठीक है। इसमें क्या है, पेशेंट को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है जैसे वो है, ठीक है। एक्सेप्टेड मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेड मतलब होता है एक्सेप्ट करना, ठीक है, स्वीकार करना जैसा वो है, एज ही और सी इज, ठीक है। पेशेंट जैसा है उसी तरीके से उसको एक्सेप्ट करना, बिना उसमें ना कोई जजमेंट देना है, ना कोई पनिशमेंट देना है, ना कुछ बातें करनी है, ना टॉन्ट मारना है, ये सारी चीजें नहीं करनी है। बस पेशेंट को एक्सेप्ट करना जैसे वो है, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब यही होता है कि एक्सेप्ट करना जैसे है। हाँ, इसमें एक चीज आती है कि पेशेंट को हम जो भी एक्टिविटीज, उसका जो भी बिहेवियर करने देंगे उसमें रोक नहीं लगाएंगे, लेकिन अनडिजायर्ड बिहेवियर के लिए हमें पनिशमेंट भी नहीं देनी है, ठीक है। पहला क्या है, इसमें कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि पहला है बीइंग नॉन जजमेंटल। नॉन जजमेंटल मतलब जज नहीं करना है, ठीक है। जज मीन्स गुड और बैड, पॉजिटिव और निगेटिव। ऐसा कुछ जजमेंट पास नहीं करना है कि ये अच्छा है, ये खराब है, ये सही है, ये गलत है। तो हमें वहां पे जजमेंट नहीं देना है, पेशेंट को वैसे एक्सेप्ट करना है जैसे पेशेंट का बिहेवियर है, ठीक है। उनके बिहेवियर को मॉडिफिकेशन के लिए हम थेरेपीज यूज कर सकते हैं, बट उनको पनिशमेंट नहीं दे सकते। उनको हम ये नहीं कि एक कमरे में बंद कर दिया या उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनको टॉन्ट मार रहे हैं, ठीक है, गलत वर्ड यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें नहीं करनी है। पेशेंट को जैसे है वैसे एक्सेप्ट करना है, बीइंग नॉन जजमेंटल, ठीक है। उनके बिहेवियर के लिए आपको क्या करना है, बीइंग नॉन जजमेंटल। जजमेंट नहीं देना है कि गुड है, बैड है, ठीक है, अच्छा है, बुरा है, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ बिहेवियर मॉडिफिकेशन करने के लिए हम थेरेपीज का इस्तेमाल ले सकते हैं, बट उन्हें पनिशमेंट नहीं देना है, ठीक है। जैसे कि बांधना हो गया, या एक रूम में सेपरेट बांध के रख दिया, या उनसे अवॉइड कर रहा है उनके बातों को, ठीक है, या गलत वर्ड का यूज कर रहा है, तो ये सारी चीजें नहीं करनी है, ओके। देन सेकंड आता है बीइंग सिंसियरली इंटरेस्टेड इन द पेशेंट। पेशेंट में सिंसियरली इंटरेस्ट दिखाना। इंटरेस्ट दिखाना मतलब ये होता है कि जब वो बात कर रहा हूं तो आप ध्यान से सुनोगे, उनकी जब टाइम होगी उस हिसाब से उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आते हैं इसमें। जैसे आप पेशेंट से बात करते समय आप पेशेंट को देख रहे हो, आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हो, तो वो अवॉइडेंट फील नहीं करेंगे। अगर उनके लाइक्स डिसलाइक्स आपको हल्के से भी पता है, तो उससे पेशेंट को ये लगेगा कि आपको उनके बारे में पता है, आप उनके बारे में इंटरेस्टेड हो, तो वो आपके साथ बातचीत करना, थेरेपेटिक जो रिलेशनशिप है वो बनाने में इंटरेस्टेड रहेंगे, ठीक है। देन आएगा रिकॉग्नाइजिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। जो भी पेशेंट का बिहेवियर है, जब तक आप उसको लिसन नहीं करोगे, लिसन मतलब सही से सुनोगे नहीं, सही से समझोगे नहीं, तब तक आप रिफ्लेक्ट नहीं करोगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट बहुत बातें बोलना चाहता है, तो आपको शांति से एक्टिव लिसनर की तरह बातें सुननी है और उस पर रिस्पॉन्स करना है, रिकॉग्नाइज करना है कि पेशेंट कहना क्या चाह रहा है, और फिर उसको रिफ्लेक्ट करना है अपनी फीलिंग को। देन टॉकिंग विथ अ पर्पस, ठीक है। नर्सिंग फील्ड में या जब भी थेरेपेटिक केयर की बात होती है, उसमें हमारी जो भी बातचीत होगी उसका एक पर्पस होगा। आप जो बात कर रहे हो, उनसे जो पूछ रहे हो, उसका पर्पस होगा। आपको उसका रीजन जानना रहेगा कि पेशेंट जो बता रहे हैं उसके पीछे क्या रीजन है। उससे क्या होगा, ट्रीटमेंट में हेल्प मिलेगी। तो बातें जो होगी उसका एक पर्पस हो, तो वो नीड होगा ट्रीटमेंट के लिए, ओके। देन आएगा लिसनिंग। तो लिसनिंग में क्या होता है, एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग मतलब पेशेंट की बातों को, पेशेंट अपनी फीलिंग, अपनी इमोशंस को क्या करेगा, आपके सामने रखेगा, ठीक है। आप जब इंकरेज कर रहे हो तो अपनी बातों को रखेगा, तो आपको एक्टिव लिसनर की तरह उनकी सारी बातें सुननी है, ठीक है, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक। तो एक्टिव लिसनिंग की वजह से पेशेंट अपनी बातों को और अच्छे से बताएगा, क्योंकि जब आप उनको अच्छे से सुन रहे होगे, ठीक है, उनमें इंटरेस्ट दिखा रहे होगे, तो अपनी बातें रखेंगे, ठीक। अगर आप उनको इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो वो अपनी बातें आपसे नहीं करेंगे, ओके। देन परमिटिंग पेशेंट टू एक्सप्रेस स्ट्रांगली हेल्थ फीलिंग। यहाँ पे क्या है, परमिट करना पेशेंट को एक्सप्रेस करे जो उनके इमोशंस है, जो इमोशंस है। फीलिंग मतलब यहाँ पे आ जाता है इमोशंस।
चाहे वो अच्छी इमोशंस हो, चाहे उनकी बेकार इमोशंस हो, चाहे उनकी ऐसी इमोशंस हो जो उनके अंदर दबी हुई है। तो उस इमोशंस को अगर वो वर्बली बोल के बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अच्छा है, वो निकाल लें, ठीक है, वो बोल दें। क्योंकि क्या होता है, अगर उस इमोशन को दबाए रखोगे तो फिर एक दिन वो ब्रस्ट हो जाएगा, फूटेगा और वो किसी भी तरीके से बाहर निकल सकता है। तो इससे अच्छा क्या करेंगे, हम पेशेंट को परमिट करेंगे कि अपनी फीलिंग को वो एक्सप्रेस करे वर्बली, ठीक है। एक्सप्रेस करने के बाद वो क्या करेंगे, थोड़ा रिलीफ फील करेंगे और आपको भी उस इमोशन से उनकी जानकारी पता चलेगी, ताकि हम उनके फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उसको यूज कर सके। तो ये है पहला प्रिंसिपल, ये है पेशेंट इज एक्सेप्टेड एज ही इज। जैसे पेशेंट है वैसे उसको एक्सेप्ट करना। उसके अंदर ही कुछ पॉइंट्स आते हैं। तो अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा प्रिंसिपल है यूज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज अ थेराप्यूटिक टूल। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग मतलब खुद की समझ, ठीक है। मतलब एक नर्स को अपनी खुद की स्ट्रेंथ, मतलब काबिलियत कितनी है, एंड वीकनेस, ठीक है। स्ट्रेंथ और वीकनेस की क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। इससे हेल्प क्या होगा, जब वो केयर प्रोवाइड कर रही हैं या जब सिचुएशंस लाइफ की चल रही है तो उसमें समझौता करने में या उसको सॉर्ट आउट करने में इजी पड़ेगा। जब खुद को पता है कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है तो आगे चल के इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, गिल्ट फील नहीं होगा, गलतियां नहीं होगी। तो गलतियां नहीं होगा, मिस्टेक्स नहीं होगा तो गिल्ट भी फील नहीं होगा और प्रॉब्लम भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि यूज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, मतलब खुद की वीकनेस, खुद की लिमिटेशन, खुद की स्ट्रेंथ को यूज करना, ठीक है, एज अ थेराप्यूटिक टूल। थेराप्यूटिक टूल मतलब ट्रीटमेंट पर्पस के लिए जो हम समझदारी दिखाते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो ये है थेराप्यूटिक टूल, क्या, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज अ थेराप्यूटिक टूल। देन हम थर्ड प्रिंसिपल की बात करेंगे जिसमें आता है कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी मतलब होता है स्थिरता, ठीक है, कंसिस्टेंट होना। तो कंसिस्टेंट इज यूज टू कंट्रीब्यूट टू पेशेंट सिक्योरिटी। पेशेंट की सिक्योरिटी के लिए कंसिस्टेंसी बनाए रखना जरूरी है। जैसे वार्ड में अगर बात की जाए, स्टाफ वर्क करते हैं, वार्ड का रूटीन कैसा है, तो अगर उसमें स्थिरता होगा, कंसिस्टेंसी होगा तो उससे क्या होगा, पेशेंट को हेल्प पड़ेगी। क्योंकि जो साइकोलॉजिकल पेशेंट होते हैं, जिनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है, वो जो मेंटल इल पेशेंट होते हैं वो जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, जल्दी अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो अगर उनके सामने बार बार बदलाव आएगा, बार बार चेंजेस आएंगे तो वो किसी पे भरोसा नहीं कर पाएंगे और अपने आप को सिक्योर फील नहीं करेंगे, ठीक है। और वो अपने आप को अगर सिक्योर नहीं फील करेंगे और पेशेंट में भी मैनिक है, स्किज़ोफ्रेनिक है, तो वो दूसरे को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि कंसिस्टेंसी यूज करके पेशेंट की सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, हम हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि स्टाफ ड्यूटी में, वार्ड में, ठीक है, टाइम में, ये सारी चीजों में क्या रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। बार बार हर एक टाइम पे बदलते नहीं रहना चाहिए, ठीक है, स्थिरता रखनी चाहिए ताकि पेशेंट स्टाफ के साथ, वार्ड के साथ क्या हो सके, फ्रैंक हो सके, चीजों को समझ सके। उसके बाद फोर्थ प्रिंसिपल की बात करेंगे, रीएश्योरेंस शुड बी गिवन इन सब्टल एंड एक्सेप्टेबल मैनर। रीएश्योरेंस मीन्स होता है आश्वासन। आश्वासन मतलब या समझाना, पेशेंट को, उनके रिलेटिव्स को समझाना। तो अगर आप कोई चीज उनको समझा रहे हो, चाहे प्रोसीजर समझा रहे हो, चाहे दवा के बारे में इंटरवेंशन बता रहे हो या दवा के फायदे बता रहे हो, ठीक है, साइड इफेक्ट्स बता रहे हो, तो वो सारी चीजें ऐसे वे में देनी चाहिए जो पेशेंट समझ सके और एक्सेप्ट कर सके। मतलब सिंपल प्लस एक्सेप्टेबल मैनर, ठीक है, पेशेंट को वो चीज समझ आए। अगर हमने यहाँ पे फॉल्स रीएश्योरेंस दिया तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, गलत, या लीड्स टू डेंजर, ठीक है। जिसकी वजह से अगर फॉल्स रीएश्योरेंस दे दिया, गलत इंफॉर्मेशन दे दी, तो उसकी वजह से रिजल्ट भी क्या होगा, डेंजर होगा, गलत होगा, ठीक है। तो ये थे सेकंड, यूज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज थेराप्यूटिक टूल, कंसिस्टेंसी इज यूज्ड टू कंट्रीब्यूट पेशेंट सिक्योरिटी, एंड रीएश्योरेंस शुड बी गिवन इन सब्टल एंड एक्सेप्टेबल मैनर। फिफ्थ का देखें तो यहाँ पे वर्ड है रैशनल इंटरप्रिटेशन और इमोशनल एक्सपीरियंस। इमोशनल एक्सपीरियंस मतलब जो खुद का एक्सपीरियंस किया होता चीज होता है, और यहाँ आता है रैशनल मतलब जो दूसरे द्वारा बताई गई हो, ठीक, कि ये करो तो ये अच्छा है, ये करो तो ये बुरा है, इससे आपको फायदा है, इससे आपको नुकसान है। तो यहाँ पे रीजंस बताए जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें पेशेंट की,
तो पेशेंट को सही गलती इतनी समझ नहीं होती जो मेंटली इल होते हैं, ठीक है। तो उनके बिहेवियर मतलब जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है, मतलब दो चीज होती है, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। डिजायरेबल मतलब जो अच्छी बिहेवियर, जो ठीक बिहेवियर है वो, अनडिजायरेबल मतलब जो गलत बिहेवियर है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वहां पे वो बिहेवियर सही नहीं है, गलत है, तो वो अनडिजायरेबल बिहेवियर होता है, ठीक है। तो जो अनडिजायर मतलब जो नहीं चाहिए वो बिहेवियर, उस बिहेवियर को चेंज करते हैं हम थ्रू इमोशनल एक्सपीरियंस एंड नॉट बाय रैशनल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ज्यादातर केसेस में ये होता है कि जब इमोशनली वो फील करते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस करते हैं, तो अपने बिहेवियर को बदल लेते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल एग्जांपल लिया जाए तो जब तक आपको खुद से नहीं समझ में आता कि ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, तब तक आप उस बिहेवियर को नहीं बदल पाते, ठीक है। हैबिट्स की बात कर रही हूं मैं, बट यहाँ पे हम वैसे इलनेस वाले पेशेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो पेशेंट है उनके जो अनडिजायर बिहेवियर है वो हम कैसे बदलने की कोशिश करते हैं, इमोशनल एक्सपीरियंस, ठीक है। इसमें आपका क्या आ जाएगा, जैसे कि रोल प्ले, ठीक है, ड्रामा। अब ये सारी चीजें क्या होती है, उनके सामने ये चीज कराई जाती है, ठीक है, ये दिखाई जाती है। तो पेशेंट अपने आप को रोल प्ले के माध्यम से और ड्रामा के माध्यम से देखते हैं कि वो किस सिचुएशन में वो क्या कर रहे हैं। तो जब वो खुद से इमोशनली उस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं तो वो चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहीं पे ये पॉइंट लिखा हुआ है कि हम क्या कर सकते हैं, रोल प्ले ड्रामा के थ्रू उनके बिहेवियर में, उनके अनडिजायरेबल बिहेवियर में बदलाव ला सकते हैं, ठीक है। तो पेशेंट बिहेवियर कैसे चेंज करेंगे, इमोशनल एक्सपीरियंस जिसमें रोल प्ले ड्रामा आएगा एंड नॉट बाय रैशनल इंटरप्रिटेशन, ठीक है, रीजंस बता के। देन आएगा 6 पॉइंट, अननेसेसरी मतलब जो चीज जरूरत ना हो, ठीक है। अननेसेसरी मतलब अननेसेसरी है, वो जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। इंक्रीज इन पेशेंट्स एंजाइटी शुड बी अवॉइडेड, मतलब ऐसी अननेसेसरी चीजें, ऐसी अननेसेसरी थिंग्स जो पेशेंट की एंजाइटी को बढ़ा सकती हैं, इंक्रीज कर सकती हैं, उन चीजों को एज अ नर्स अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। जैसे खुद की एंजाइटी, नर्स की खुद की एंजाइटी है, खुद का फ्रस्ट्रेशन है, पेशेंट के सामने जाके नहीं करना है, क्योंकि आपका एंजाइटी पेशेंट की एंजाइटी को बढ़ा सकता है, ठीक है। कंपैरिजन, ठीक है, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो गलत है, तुम बेकार हो, तुम सही हो, तुम गलत हो, ऐसी चीजों का यूज नहीं करना जिससे पेशेंट का एंगर लेवल, एंजाइटी और बढ़ सकता है। खुद का टेंशन, खुद का फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीजें वहां पे नहीं लानी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी जो भी चीजें जो पेशेंट की एंजाइटी लेवल को इंक्रीज कर सकती है, उन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, ओके। देन 7 है ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट टू अंडरस्टैंड हिज बिहेवियर। आपने 2 वर्ड सुना होगा, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं उनकी एक्टिविटीज को, उनके बिहेवियर को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन करना है, देखना है, समझना है, ठीक है, पेशेंट के बिहेवियर को समझने के लिए, ओके। ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन किसका करना है, पेशेंट का। किस लिए करना है, उसके बिहेवियर को समझने के लिए, ठीक है। वो जो बिहेवियर कर रहा है उसकी वजह क्या है, ठीक, उन चीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। देन नेक्स्ट बात पे आते हैं, अवॉइड फिजिकल एंड वर्बल फोर्सेस एज मच एज पॉसिबल। यहाँ पे क्या बात हो रही है, फिजिकल और वर्बल फोर्सेस की, मतलब फोर्स मतलब किसी चीज के लिए फोर्स करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, अवॉइड करना है, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो वर्बली हो। फिजिकल यानी जैसे कि रेस्ट्रेन, बांधना उनको, ठीक है, या किसी तरीके से नुकसान पहुंचाना, ठीक, या वर्बल, बातचीत के दौरान बोल के, गलत वर्ड का यूज करके, ठीक, इन दोनों फोर्सेस से अवॉइड करना है, ये दोनों फोर्स अवॉइड करना है। हमें पेशेंट को पनिशमेंट देना ही नहीं है। एज अ नर्स, एज अ हेल्थ प्रोफेशनल आप किसी भी पेशेंट को पनिश नहीं कर सकते, ये प्रिंसिपल है, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि जितना हो सके उतना हमें अवॉइड करना चाहिए कि पेशेंट को ना ही फिजिकली ना ही वर्बली कोई भी दबाव डाला जाए या पनिशमेंट दिया जाए। तो जैसे कि पेशेंट्स बिहेवियर चेंज थ्रू इमोशनल एक्सपीरियंस नॉट बाय रैशनल इंटरप्रिटेशन। देन आता है अननेसेसरी इंक्रीज इन पेशेंट्स एंजाइटी शुड बी अवॉइडेड। ऐसी चीजें जो अननेसेसरी इंक्रीज कर सकती है पेशेंट की एंजाइटी को, वो चीजों को अवॉइड करो। ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन करना पेशेंट के बिहेवियर को समझने के लिए। अवॉइड फिजिकल एंड वर्बल फोर्सेस एज मच एज पॉसिबल। हमें फिजिकल वर्बल फोर्सेस को जितना हो सके उतना अवॉइड करना है, या कोई भी पनिशमेंट की बात यहाँ नहीं आती है। देन नेक्स्ट है नर्सिंग केयर इज सेंटर्ड ऑन द पेशेंट एज अ पर्सन, नॉट ऑन द कंट्रोल ऑफ सिम्टम्स। मतलब
जब आप नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हो पेशेंट पे, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी पेशेंट एक इंसान है। ये नहीं कि सिर्फ सिम्टम्स पे कंट्रोल करना है, ठीक है। मतलब आप जब पेशेंट के नीड्स को, पेशेंट के बिहेवियर को एसेस करते हो, तो ये हो सकता है कि वहां पे कुछ टाइप के पेशेंट हैं, जैसे 1 2 3 4 पेशेंट हैं, चारों पेशेंट के अलग अलग तरीके होंगे, अलग अलग इमोशंस होंगे। मे बी सिम्टम्स एक हो, सबको बीमारी एक हो, लेकिन सबके इमोशंस अलग होंगे, सबके तरीके अलग होंगे। तो उनको एज अ पर्सन ट्रीट करके हम उनको केयर देंगे। सिर्फ हमारा काम ये नहीं है कि सिम्टम्स है चलो कंट्रोल करो, ठीक है। तो ये है आपका 10th प्रिंसिपल कि पेशेंट की केयर सेंटर करना एज अ पर्सन समझ के, सिर्फ सिम्टम्स कंट्रोल करना हमारा काम नहीं है। मतलब सिर्फ फिजिकल केयर ऐसा नहीं, हमें उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना है और एज वेल एज फिजिकल सपोर्ट भी देना है। ओके, देन आता है 11th, ऑल एक्सप्लेनेशंस ऑफ प्रोसीजर्स। जो भी प्रोसीजर्स होंगे, ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन या फिर अदर रूटीन्स हैं, जो भी रूटीन वर्क में आते हैं पेशेंट की केयर के लिए, आर गिवन अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे है अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब पेशेंट जिस लेवल पे, जिस तरीके से समझ सकता है प्रोसीजर्स को या अदर रूटीन्स को, उस लेवल पे हमें क्या करना है, उनको एक्सप्लेन करना है। जो भी आप ट्रीटमेंट, जो भी आप इंटरवेंशन, जो भी आप प्रोसीजर्स दे रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो हमें क्या करना है, उनको दवा देना है, ठीक, हमें उनको कोई ट्रीटमेंट देनी, कोई थेरेपी देनी है, तो अगर आप वो थेरेपी, वो प्रोसीजर्स को उनके ही लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से समझाओगे, तब उन्हें समझ में आएगा कि ये आप एक्टिविटीज क्या है, इंटरवेंशन क्या है, कैसे करना है, तभी उनका कोऑपरेशन मिल पाएगा, ठीक है। अगर आप उनको समझा नहीं पाओगे तो वो कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे। ओके, देन लास्ट प्रिंसिपल क्या आता है, मैनी प्रोसीजर्स आर मॉडिफाइड बट द बेसिक प्रिंसिपल्स रिमेन अनअल्टर्ड। अनअल्टर्ड मतलब बदलता नहीं है, मॉडिफाइड मतलब मॉडिफिकेशन, बदलाव लाए जा सकते हैं। तो जो मैनी प्रोसीजर्स हैं, बहुत सारे जो प्रोसीजर्स होते हैं उनमें बदलाव तो आ सकता है, बट जो बेसिक सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनमें अनअल्टर्ड नहीं होगा, वो बदलेगा नहीं, वो बदलेगा नहीं, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो बेसिक प्रिंसिपल है वो नहीं चेंज होगा, प्रोसीजर्स में बदलाव आ सकते हैं, बट जो सिद्धांत होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उनमें बदलाव नहीं आते, ठीक है। तो ये थे आपके प्रिंसिपल्स। 10 है नर्सिंग केयर इज सेंटर ऑन द पेशेंट ऑफ एज अ पर्सन, ठीक है, सिर्फ सिम्टम्स कंट्रोल करना काम नहीं है। देन और जो भी एक्सप्लेनेशंस होंगे, जो भी प्रोसीजर्स के एक्सप्लेनेशन होंगे, रूटीन के एक्सप्लेनेशंस होंगे पेशेंट को, उनके ही लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से। जैसे क्या कह सकते हो, अगर पेशेंट को जो लैंग्वेज समझ में आ रही है, जो तरीका समझ में आ रहा समझाने का, वो चीज समझाओगे, ठीक है। देन लास्ट वन है, बहुत सारे जो भी प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, वो बदले जा सकते हैं, मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, बट जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो अनअल्टर्ड रहेंगे। तो ये थे प्रिंसिपल्स। होपफुली आपको सारे प्रिंसिपल समझ में आ गए होंगे। चलिए इस सेशन को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं दूसरे सेशन में। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।